CH28 ओरिजिनल मैरिज सर्टिफिकेट। इधिका के जाने के बाद आयशा राजवंश फैमिली के साथ डाइनिंग टेबल पर थी। वहां उसके अलावा नक्श, उर्वशी और नकुल राजवंश भी थे। आकर्ष के डैड मिस्टर प्रशांत राजवंश अपने कमरे में ही डिनर लिए रहे थे। थोड़ी देर पहले जो भी हुआ था, उसके बाद आयशा के लिए वहां नजर उठाकर रहना मुश्किल साबित हो रहा था। उसकी बदतमीजी की वजह से वसुधा ने नक्श और आयशा को शादी के गिफ्ट के तौर पर शेयर्स देने से मना कर दिया था। इस बात से उर्वशी खासा नाराज थी। उर्वशी ने आयशा की तरफ तीखी निगाहों से देखते हुए कहा, वो लड़की इधिका सिंघानिया, वो मिस्टर आदर्श सिंघानिया की नाजायज बेटी है ना? उसका कोई सोशल स्टेटस नहीं है, फिर भी उसने दादी को इम्प्रेस कर लिया और तुम कुछ नहीं कर पाई। इधिका की वजह से आयशा को बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने खुद को नॉर्मल किया और धीमी आवाज में बोली, हाँ, क्योंकि मैं उसकी तरह नहीं हूँ। मुझे लोगों को अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से बहलाना नहीं आता है। मेरा बिहेवियर ऑनेस्ट और रियल होता है। उसकी बातें सुनकर उर्वशी ने उसकी तरफ देखकर सार्कास्टिकली सिर हिलाकर कहा, ओह रियली? मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम ऑनेस्ट हो या फेक। फर्क इस बात से पड़ता है कि तुम्हारी वजह से हमें इतना बड़ा नुकसान हुआ है। अब तुम्हें उसकी तरह चिकनी चुपड़ी बातें करनी है या अपने बिहेवियर को फेक करना है, ये तुम पर डिपेंड करता है, लेकिन किसी भी हाल में मुझे अपने 2% शेयर वापस चाहिए। मैं कोशिश करूंगी, आयशा ने नजरें झुकाकर कहा। कोशिश नहीं, हमें रिजल्ट चाहिए। इस बार उर्वशी के बजाय नकुल ने जवाब देते हुए कहा, पहले से ही हमारे पास इतने शेयर्स नहीं बचे हैं। सोचा था शादी के गिफ्ट में काफी कुछ मिल जाएगा। दादी की फैमिली की तरफ से भी गिफ्ट में 1% शेयर आने वाला था, पर उनके नाराज होने की वजह से अब वो भी नहीं मिलेगा। आयशा चुपचाप उनकी बातें सुन रही थी। उसे लगा कि अब उनके ताने बंद हो जाएंगे, लेकिन तभी उर्वशी ने कहा, अगर तुम दादी को इम्प्रेस नहीं कर पाई तो इस घर में कदम रखने के बारे में सोचना भी मत। नक्श तुमसे प्यार करता है, शादी करना चाहता है, तो तुम दोनों अलग घर में रहोगे। आयशा ने नक्श की तरफ देखा तो उसने भी लाचारी से कंधे उचका दिए थे। वो इस मामले में कुछ नहीं कर सकता था। आयशा ने बिना कुछ कहे उनकी बात पर हाँ में सिर हिलाया। डिनर हो जाने के बाद आयशा ने कहा, अब मुझे घर चलना चाहिए। मालविका आंटी भी मेरा बाहर वेट कर रही होगी। आयशा कैसे भी करके वहां से निकल जाना चाहती थी। उर्वशी ने भी उसे जाने की इजाजत दे दी थी, क्योंकि वो जिस काम के लिए आई थी उसमें वो बुरी तरह नाकामयाब रही। वसुधा राजवंश को इम्प्रेस करना तो दूर, वो उससे बुरी तरह नाराज हो गई थी। आयशा डिनर के बाद खड़ी हुई थी कि तभी वहां आकर्ष आया। उसके चेहरे के भाव काफी सख्त थे। उसने एक नज़र डाइनिंग टेबल पर दौड़ाई, जो कि काफी लविश लग रही थी। अलग अलग तरीके के काफी सारे डिशेस वहां बनाकर रखे हुए थे, जो मुश्किल से ही थोड़े बहुत बचे थे। इसका मतलब साफ था कि वहां सबने भरपेट अच्छे से खाना खाया था। आकर्ष ने मन ही मन कहा, वहां दादी की तबीयत इनकी वजह से इतनी खराब हो गई कि वो ठीक से खाना तक नहीं खा पाई और ये यहाँ मज़े से पार्टी मना रहे हैं। मेरे होते हुए इतनी आसानी से तुम लोगों का खाना हजम नहीं होने दूंगा। उर्वशी ने एक नज़र आकर्ष के चेहरे की तरफ देखा, जिसकी निगाहें सर्द थी। वो कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर पाई। नकुल ने आकर्ष की तरफ देखकर पूछा, तुम और हमारे बीच में जरूर कोई काम होगा, तभी आए होंगे। बोलो क्या काम है? नकुल की बातों से साफ था कि उनका और आकर्ष का रिश्ता काफी बिगड़ा हुआ था। आकर्ष ने नकुल की बातों को अनसुना कर दिया और फिर आयशा की तरफ देखा। आयशा को देखते हुए आकर्ष ने भौहें उठाकर कहा, सो दादी ने शादी कैंसिल नहीं की है? इसका मतलब ये लड़की इसी परिवार का हिस्सा मानी जाएगी। आकर्ष ऐसा क्यों पूछ रहा था, ये सुनकर सभी हैरान थे। उर्वशी ने धीरे से कहा, हाँ, अब जब शादी होने वाली है तो ये इसी घर की मेंबर बनेगी। वेरी गुड डॉट, आकर्ष ने सख्ती से बोला,
अगर ये इस घर का हिस्सा बनने वाली है तो इसे इस घर के कायदे कानून के बारे में पता होना चाहिए। याद है ना इस फैमिली में क्या होता है? आकर्ष क्या कहना चाह रहा था ये किसी के समझ में नहीं आ रहा था। आयशा भी हैरानी से उसी को देख रही थी। आकर्ष ने गहरी सांस ली और आगे कहा, याद है ना इस फैमिली में एक सो कॉल्ड रूल बनाया गया है। बचपन में मैंने एक बार मिसेज राजवंश की इंसल्ट की थी। हालांकि तब मैं बच्चा था, लेकिन फिर भी सजा के तौर पर मुझे ये कहा गया था कि इस घर में किसी को भी ऐसे बड़े की इंसल्ट करने के लिए माफ नहीं किया जाएगा। फिर दादी तो मिस सिंघानिया से उम्र में काफी बड़ी है। आकर्ष किस बारे में बात कर रहा था अब उन सबको समझ आ गया था। उर्वशी ने बीच में टोकते हुए कहा, तुम उस वक्त बच्चे थे और अब। उर्वशी की बात पूरी होने से पहले ही आकर्ष ने बीच में काटते हुए कहा, अब भी कुछ नहीं बदला है मिसेज राजवंश। मैंने आपकी इंसल्ट की थी तो मुझे सजा मिली थी। अब इसकी बारी है, सजा वही होगी। इसे तब तक दादी के सामने अपने घुटनों के बल कान पकड़कर बैठना होगा जब तक कि वो इसे माफ नहीं कर देती। आकर्ष के साथ उसके पर्सनल बॉडीगार्ड्स भी थे। आकर्ष ने किसी को कुछ बोलने का मौका नहीं दिया और सीधा आयशा से बोला, चलिए मिस सिंघानिया। आयशा के चेहरे पर घबराहट से पसीने की बूंदें छलक आई। उसने अपना थूक निगला और मन ही मन कहा, बड़ी दादी पहले से ही मुझसे इतना गुस्सा है। मैं पूरी रात भी उनके सामने घुटनों के बल बैठी रहूंगी तो भी वो मुझे माफ नहीं करेंगी। मैंने आज तक किसी को सॉरी तक नहीं कहा है और इस तरह कान पकड़कर उनके सामने झुककर बैठना मुझसे नहीं हो पाएगा। आने वाले मंजर के बारे में सोचकर ही आयशा की आंखें नम होने लगी थी। आयशा ने उम्मीद भरी नजरों से नक्श की तरफ देखा, लेकिन उसकी नजरें भी झुकी हुई थी। इससे साफ था कि आकर्ष के सामने कोई कुछ नहीं कहने वाला था। मालविका भी वहां नहीं थी जो आयशा का साथ दे पाती। वो एक फैमिली डिनर था जहां मालविका का कोई काम नहीं था। वो यहाँ उसकी नैनी बनकर आई थी। आयशा बाहर की तरफ चलने लगी। जैसे ही उसने कुछ कदम बढ़ाए उसने नक्श की आवाज सुनी। उसने आकर्ष से कहा, अभिमन्यु। नक्श बोलते हुए चुप हो गया क्योंकि आकर्ष उसकी तरफ घूर कर देखने लगा। उनकी फैमिली में काफी रूल्स थे। अपने घर के बड़े की सबको रेस्पेक्ट करनी थी। ऊपर से आकर्ष तो नक्श का चाचा लगता था, चाहे उम्र में वो उससे 1-2 साल ही बड़ा क्यों ना हो। नक्श ने तुरंत खुद को सुधारते हुए कहा, चाचू वो इधिका कहाँ है? क्या हुआ? वो यहाँ से चली गई है क्या? नहीं, वो आज रात यहीं पर रुकेगी और वो मेरी गेस्ट है। उम्मीद है तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे तो तुम उससे पर्सनली पूछने के लिए नहीं जाओगे, आकर्ष ने सख्ती से जवाब दिया। उसकी बातों में नक्श के लिए साफ एक वार्निंग थी कि वो इधिका से दूर रहें। नक्श ने बिना कुछ कहे हाँ में सिर हिला दिया। आकर्ष उसके साथ वहां से चला गया तो वहीं बॉडीगार्ड आयशा को लेकर वसुधा के विला की तरफ बढ़े। विला का दरवाजा बंद था। वो हैरानी से बॉडीगार्ड की तरफ देखने लगी। उनमें से एक गार्ड ने कहा, मिसेज राजवंश इस वक्त सो चुकी है। शायद वो अब सुबह ही उठेंगी तो पूरी रात आपको यहाँ पर घुटनों के बल बैठना होगा। आयशा को लग रहा था कि ये एक सोची समझी साजिश थी। जानबूझकर उसे पूरी रात वहां उसके किए की सजा देने की, और उसका सोचना गलत भी नहीं था। ये सब आकर्ष ने ही प्लान किया था, आयशा को सजा देने के लिए। आयशा वहां गुस्से में विला के दरवाजे को घूर रही थी, तभी एक गार्ड बोला, प्लीज मिस सिंघानिया, आपको जो कहा गया है वो कीजिए। हम ना तो आपकी शिकायत लगाना चाहते हैं और ना ही किसी तरह की जबरदस्ती करना चाहते हैं। आयशा ने कुछ नहीं कहा और अपने घुटनों के बल बैठ गई। उसके दोनों हाथ कान पर थे और आंखों में आंसू। वो मन ही मन बोली, ये तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया इधिका। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम्हारी जगह यहाँ बाहर है, जबकि तुम अंदर वहाँ आराम से बेड पर नरम गद्दे पर सो रही हो। एक रात तुम्हें जितना आराम से रहना है
रह लो। फिर तुम्हारी जगह उस झुग्गी झोपड़ी में है। मैं इस घर की होने वाली बहू हूं। आगे से तुम्हें यहाँ कदम भी नहीं रखने दूंगी। एक बार मुझे यहाँ हमेशा के लिए आने तो दो। अचानक आयशा को उर्वशी की बातें याद आ गई, जब उसने कहा था कि अगर वो वसुधा राजवंश को नहीं खुश कर पाई तो वो उसे इस घर में नहीं रहने देगी। आयशा ने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, मुझे नहीं पता कि मैं बड़ी दादी को खुश कर पाऊंगी या नहीं, लेकिन डॉक्टर मर्चेंट के जरिए मुझे सबको इम्प्रेस करना अच्छे से आता है। वो मेरा ट्रम्प कार्ड है और मैं उनका यूज सही वक्त आने पर जरूर करूंगी। आंखों में आंसू लिए आयशा वहां पूरी रात बैठी रही। अगली सुबह वसुधा उठी भी नहीं थी, फिर भी आकर्ष ने गार्ड्स को कॉल किया और आयशा को वहां से हटाने को कह दिया था। अगली सुबह इधिका की आंख खुली तो बिस्तर पर वो अकेली थी। इधिका फ्रेश होकर बाहर आई। ब्रेकफास्ट टेबल पर वसुधा और आकर्ष उसी का वेट कर रहे थे। सुबह नींद से उठने के बाद वो कुछ खास तैयार नहीं हुई थी और उसके बाल भी हल्के बिखरे हुए थे। फिर भी इधिका बहुत खूबसूरत लग रही थी। एक पल के लिए आकर्ष ने उसे देखा और तुरंत अपनी नजरें हटा ली थी। वसुधा ने उसे अपने पास बुलाते हुए कहा, गुड मॉर्निंग बहू। तुम सोते हुए बहुत प्यारी लग रही थी तो मैंने तुम्हें उठाना सही नहीं समझा। हाँ, और इसके चक्कर में मुझे भी कुछ नहीं खाने दिया, आकर्ष ने धीरे से बड़बड़ा कर कहा। इधिका का इंतजार करने के चक्कर में ना तो उन्होंने खुद कुछ खाया था और ना ही आकर्ष को खाने दिया था। थैंक यू सो मच दादी, इधिका ने जवाब दिया और डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गई। वो ब्रेकफास्ट में अपने लिए सिंपल ब्रेड और जूस ले रही थी। आकर्ष भी चुपचाप नाश्ता कर रहा था। खाते हुए अचानक वसुधा ने एक पेस्ट्री को अपनी प्लेट में डाला, जिसे देखकर आकर्ष और इधिका दोनों के हाथ रुक गए थे। आकर्ष तुरंत बोला, दादी आपको पता है ना, आपका ब्लड शुगर ऐसे ही हाई रहता है। वसुधा ने पूरी तरह आकर्ष की बात को इग्नोर किया, मानो उसने सुना ही ना हो। इधिका ने गहरी सांस ली और बहुत प्यार से कहा, दादी मैंने आपको स्पाइसी खाने और मीठे से दूर रहने के लिए कहा था। क्या आप मेरी इतनी सी बात नहीं मानेगी? इधिका के कहते ही वसुधा ने तुरंत उस प्लेट को साइड कर दिया। वो मुस्कुराकर बोली, ठीक है तुम कहती हो तो नहीं खाऊंगी, पर बदले में मेरी जगह तुम्हें इसे खाना होगा। हाँ क्यों नहीं, वैसे भी मुझे पेस्ट्रीज बहुत पसंद है, इधिका ने मुस्कुरा कर कहा तो वसुधा अपने हाथों से उसे खिलाने लगी। डाइनिंग टेबल पर जो भी हो रहा था उस पर आकर्ष का यकीन कर पाना मुश्किल सा लग रहा था। वो आंखें बड़ी करके उन दोनों की तरफ देख रहा था। आकर्ष मन ही मन चिढ़ते हुए बोला, जहां तक मुझे याद आ रहा है बचपन में दादी मुझे ऐसे खाना खिलाती थी और मेरे अलावा उन्होंने इस तरह किसी को प्यार नहीं किया। ये लड़की ना जाने इन पर क्या कौन सा जादू चला रही हैं। वही इधिका ने खाते हुए आकर्ष की तरफ देखा। उसकी आंखों में जलन साफ नजर आ रही थी। इधिका ने उसे देखकर मुस्कुराकर कहा, याद है ना तुमने प्रॉमिस किया था कि आज हम सिविल अफेयर्स ब्यूरो जाएंगे। वहां चलने के लिए तुम अपने सारे जरूरी डॉक्यूमेंट्स ले लेना, खासकर अपनी आईडी। मुझे सब याद है और मैंने तैयार भी करवा लिया है, आकर्ष ने धीमी आवाज में जवाब दिया। इधिका चेक करना चाहती थी कि आकर्ष उसके साथ जाएगा भी या नहीं। आकर्ष की तरफ से सब तैयार था, इसका मतलब वो उसके साथ सिविल अफेयर्स ब्यूरो जाने के लिए रेडी था। इधिका ने मुस्कुराकर उसकी बात पर सिर हिलाया। तभी वसुधा ने कहा, बहू तुम दोनों सिविल अफेयर्स ब्यूरो क्यों जा रहे हो? इधिका ने बहाना बनाते हुए बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, दादी एक्चुअली हमारा मैरिज सर्टिफिकेट खो गया है, बस हम नया लाने के लिए जा रहे हैं। इधिका ने इतनी सफाई से झूठ बोला था कि कोई उसे नहीं पकड़ पाता। उसके चेहरे के भाव बिल्कुल नॉर्मल थे। उसने वसुधा से झूठ बोला। वास्तव में तलाक के लिए उन्हें ओरिजिनल मैरिज सर्टिफिकेट की जरूरत थी। इधिका के जवाब से आकर्ष भी खुश था कि उसे दादी को ज्यादा बहाने नहीं देने पड़ेंगे।
उन्हें लगा वसुधा समझ गई होगी, लेकिन तभी वसुधा ने सिर हिलाकर कहा, तुम दोनों कितने लापरवाह हो। तुम्हें किसने कहा कि तुम दोनों का मैरिज सर्टिफिकेट खो गया है। इधिका और आकर्ष हैरानी से वसुधा की तरफ देखने लगे। वो अपनी जगह से खड़ी हुई और धीमे कदमों से चलते हुए कमरे के अंदर गई। इधिका और आकर्ष समझने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर वसुधा करना क्या चाह रही थी। तभी वसुधा कुछ पेपर्स के साथ वापस आई। ये मेरे पास रखे हुए थे, वसुधा ने मुस्कुरा कर कहा और उनका मैरिज सर्टिफिकेट उन दोनों के सामने कर दिया। आकर्ष और इधिका हैरानी से आंखें फाड़ कर कभी वसुधा को तो कभी मैरिज सर्टिफिकेट को देखे जा रहे थे। CH-29 आकर्ष पहुंचा सिविल अफेयर्स ब्यूरो। इधिका और आकर्ष डाइनिंग टेबल पर बैठे थे और सिविल अफेयर्स ब्यूरो जाने की बात कर रहे थे। वसुधा ने इस बारे में उनसे पूछा तो इधिका ने बहाना बना दिया कि उनका मैरिज सर्टिफिकेट खो गया है, इस वजह से वो वहां जाना चाहते हैं। वसुधा ने उनसे थोड़ा टाइम मांगा और वो अंदर गई। लौटते वक्त वसुधा के हाथ में मैरिज सर्टिफिकेट था और उसने उन दोनों के सामने उसे रख दिया था। इधिका और आकर्ष उसे हैरानी से देख रहे थे। उन्होंने एक नज़र वसुधा के चेहरे को देखा तो उसके चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट थी। इधिका ने अपने मन में कहा, इसका मतलब दादी पहले से जानती थी कि मेरी और आकर्ष की शादी हुई है, तभी वो मुझे अपनी बहू बोल रही थी। दादी को हमारी शादी के बारे में पता है तो बाकी चीजें भी पता होगी। एक पल के लिए इधिका को लगा कि उसके जिंदगी की सबसे बड़ी मिस्ट्री सॉल्व हो गई है। उसने जल्दी से वसुधा से पूछा, दादी, आपको ये सर्टिफिकेट कहाँ से मिला? कब से है ये आपके पास? इधिका के अचानक सवाल पूछने पर वसुधा थोड़ा हड़बड़ा गई। वो बोली, मुझे इस बारे में कुछ याद नहीं है। ठीक है, सर्टिफिकेट का छोड़िए। ये बताइए कि मेरी और आकर्ष की शादी कब और कैसे हुई थी। ये सर्टिफिकेट आपके पास है तो इस बारे में भी आप जानती होगी, इधिका ने बेचैनी से पूछा। ऐसे लग रहा था जैसे वो अभी सारा सच जान लेना चाहती थी। मैं कह रही हूं ना, मुझे कुछ याद नहीं है बहू, वसुधा ने मायूसी से जवाब दिया। प्लीज दादी, आप याद करने की कोशिश कीजिए। अगर याद करेंगी तो याद आ जाएगा। मेरे लिए ये जानना बहुत जरूरी है, इधिका ने उन पर जोर देते हुए कहा। इधिका के कहने पर वसुधा सोचने की कोशिश करने लगी, लेकिन ज्यादा प्रेशर उनके दिमाग के लिए सही नहीं था। अचानक उन्हें पसीना आने लगा और उनका चेहरा पीला पड़ने लगा। ये देखकर आकर्ष सख्त आवाज में चिल्लाकर बोला, बहुत हो गया, बस करो अब तुम। अगर वो कह रही है कि उन्हें कुछ याद नहीं है तो उनके साथ जबरदस्ती मत करो। लेकिन इधिका ने बोलना चाहा, लेकिन आकर्ष ने उसे चुप करवा दिया। वो बोला, इसके आगे कोई सवाल जवाब नहीं होंगे मिस सिंघानिया। मुझे ये बताइए कि ये सर्टिफिकेट असली है या नहीं। इधिका ने तुरंत हाँ में सिर हिलाकर कहा, हाँ, ये बिल्कुल असली है। ये असली है तो इसका मतलब अब हमें सिविल अफेयर्स ब्यूरो जाने की कोई जरूरत नहीं है ना? आकर्ष ने भौहें चढ़ाकर पूछा। आकर्ष इधिका के जवाब का इंतजार कर रहा था, जो चुपचाप वहां खड़ी थी। उसने मन में कहा, मानना पड़ेगा, तुमने बहुत अच्छी प्लानिंग की है, मेरी दादी को जरिया बनाया। दादी तुम पर इतना यकीन करती है और उनकी भूल जाने की बीमारी का तुमने बखूबी फायदा उठाया है। ये सर्टिफिकेट तुमने ही उन्हें दिया है ताकि जब सिविल अफेयर्स ब्यूरो जाने की बात आए तब दादी इन सर्टिफिकेट को लेकर मेरे सामने आ जाए। मैं तुम्हारी बात सच मान लूं। दादी के सामने तुमने जानबूझकर बहाना बनाया हमारा सर्टिफिकेट खो गया है। मानना पड़ेगा मिस सिंघानिया, यू आर ए मास्टरमाइंड। थोड़ी ही देर में आकर्ष ने अपने मन में इधिका के बारे में काफी कुछ उल्टा सीधा सोच लिया था। इधिका ने आकर्ष के चेहरे की तरफ देखा, जिससे साफ जाहिर हो रहा था कि आकर्ष के दिमाग में इधिका के लिए कुछ अच्छा तो बिल्कुल नहीं चल रहा था। इधिका आकर्ष के पास आई और धीरे से बोली, अब हमें सिविल अफेयर्स ब्यूरो जाने की जरूरत नहीं है।
हम लॉयर के पास चलकर डिवोर्स की प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं। वो तब होगा जब ये साबित होगा कि हम सच में पति पत्नी हैं, आकर्ष ने सख्त आवाज में कहा, जिसे सुनकर इधिका चौंक गई। उसे लगा कि इधिका तलाक के नाम पर एक मोटी कीमत उससे वसूलना चाहती है। इससे साफ हो गया था कि आकर्ष अभी भी उस सर्टिफिकेट पर यकीन नहीं कर रहा था। इधिका का उतरा हुआ चेहरा देखकर आकर्ष ने कहा, तलाक तो मुझे तुम्हें वैसे भी देना है, पर पहले ये तो साबित कर दो कि ये सर्टिफिकेट असली है। मैं बाहर पार्किंग में तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। आ जाना, हम सिविल अफेयर्स ब्यूरो ही चल रहे हैं। अपनी बात खत्म करके आकर्ष ने इधिका के जवाब का इंतजार भी नहीं किया और बाहर जाने लगा। इधिका को उस पर गुस्सा आ रहा था। वो मन ही मन बड़बड़ा कर बोली, ये आदमी समझता क्या है खुद को? कोई सुपरस्टार है क्या, जो लड़कियां इसके साथ रहने के लिए मर रही है? लड़कियों का पता नहीं, लेकिन मुझे इसके साथ बिल्कुल नहीं रहना है। मैं क्यों किसी के साथ झूठी शादी का दिखावा करूंगी, जबकि मेरी लाइफ में शादी की वजह से इतनी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है। इधिका को आकर्ष पर गुस्सा आ रहा था। उसने वसुधा जी से कहा, दादी, मैं आपके उस सड़े हुए चीकू के साथ कुछ देर बाहर जा रही हूँ, प्लीज आप अपना ध्यान रखना। अच्छे से टाइम बिताना तुम दोनों साथ में, झगड़ा मत करना, वसुधा ने जवाब दिया। इधिका बिना कुछ बोले उनकी बात पर मुस्कुरा दी और फिर धीमे कदमों से चलती हुई बाहर जाने लगी। आकर्ष पहले ही निकल चुका था। वो उसके पीछे जा रही थी। तभी उसकी मुलाकात आयशा और मालविका से हुई। उन्हें देखकर इधिका ने आईज रोल की और मन ही मन कहा, ये दोनों अब तक यहाँ क्या कर रही है? गई नहीं क्या? इधिका उन्हें इग्नोर करके जाना चाहती थी, लेकिन मालविका और आयशा उसके पास आ चुकी थी। इधिका ने देखा मालविका का पूरा चेहरा लाल था और उसने हाथ में टिश्यू पेपर ले रखा था। इसका मतलब साफ था, उसे जुकाम हो गया था। इधिका वहीं रुको, मालविका ने तेज आवाज में कहा। मजबूरन इधिका को रुकना पड़ा। मालविका ने इधिका से सख्ती से कहा, तुम्हारी वजह से कल इतनी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई थी, तुम्हें अब अपनी बहन की मदद करनी चाहिए। आप किस मदद की बात कर रही है, मुझे नहीं समझ आ रहा है। और क्यों मैं इसकी कोई भी हेल्प करूं? इधिका ने सख्ती से कहा। तुम दिन ब दिन बदतमीज होती जा रही हो, मालविका ने उसे आंखें दिखाते हुए कहा। क्या भूल गई हो कि बचपन में सिंघानिया फैमिली के लिए तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया? तुम जैसे नाजायज बच्चे अनाथ आश्रम में पलते हैं या फिर उन लोगों के पास जो भीख मांगते हैं, फिर भी मिस्टर सिंघानिया ने तुम्हें अच्छी परवरिश दी, एक अच्छे स्कूल में डाला और खाना दिया। याद है ना? तुम पैदा हुई थी तब कितनी कमजोर थी। राधिका जी तुम्हारे लिए दूध भिजवाती थी। आयशा के अच्छे कपड़े तुम्हें पहनने को दिए जाते थे। इस तरह के बच्चे को कोई नहीं अपनाता है, लेकिन आयशा और तुम लकीली एक ही दिन पैदा हुई थी। तब मिस्टर सिंघानिया के दिल में तुम्हारे लिए प्यार जागा और उन्होंने तुम्हारे लिए इतना सब कुछ किया। इसके लिए तुम्हें आयशा का शुक्रगुजार होना चाहिए। मालविका का भाषण फिर से शुरू हो गया था। पिछले 8-9 साल से इधिका ने ये बातें नहीं सुनी थी, क्योंकि उसने घर छोड़ दिया था। आज फिर वही बातें उसे दोबारा सुनने को मिली थी। मालविका की बातें सुनकर इधिका के चेहरे पर कड़वाहट भरी मुस्कुराहट थी। अचानक ही उसके दिमाग में पुरानी यादें ताजा होने लगी और वो अपने मन में बोली, अगर मैं बच्ची होती तो पहले की तरह आपकी बातों पर यकीन कर लेती और सिंघानिया फैमिली का हर छोटा बड़ा काम करती, बिल्कुल किसी नौकर की तरह। अफसोस कि मैं बड़ी हो गई हूँ और मुझे सब समझ में आता है कि बचपन में मेरे साथ कैसा बिहेवियर किया गया था। मुझे हर छोटी चीज के लिए आपकी या आयशा की मार खानी पड़ती थी। आयशा से ज्यादा मार्क्स नहीं ला सकती थी, इससे अच्छा नहीं दिख सकती थी। अगर गलती से आयशा से अच्छी दिख भी गई तो आप मुझे जानबूझकर खाना नहीं देती थी ताकि मैं बीमार और कमजोर दिखूं। अभी भी आप चाहती हैं कि मैं इनके एहसानों को मानूं,
आपका एहसान मानूं कि आपने मुझे पैदा किया था और इन पर फेवर करूं। कोई इतना बुरा कैसे हो सकता है? सोचते हुए इधिका की आंखें लाल होने लगी। गुस्से से उसने अपने हाथों की मुट्ठियां बांध ली थी। बहुत कुछ सहा था उसने। तभी सिंघानिया हाउस को छोड़ा और अकेले रहने का फैसला किया। इधिका के लिए ये आसान नहीं था। बीते कुछ सालों में उसने खुद को हर एक फील्ड में काबिल बनाया। इधिका अपने ख्यालों में खोई हुई थी। तभी उसके कानों में फिर से मालविका की आवाज पड़ी। मालविका ने कहा, वो बुरी औरत, वो तुम्हारी सारी बातें मानती है। उसे बोलो कि नक्श और आयशा के नाम वो 2% शेयर कर दे। सिंघानिया फैमिली ने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया है, अब बारी तुम्हारी है। जाओ और उससे बात करो। मालविका इधिका को फोर्स कर रही थी। इधिका ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल ठीक कहा आपने। मालविका को लगा इधिका ने उसकी बात मान ली है। वो खुश होकर बोली, चलो अच्छा है, तुमने मेरी बात मान ली। अब जाओ और जाकर मिस वसुधा राजवंश से बात करो। लेकिन वो मेरी बात क्यों मानेगी? इतने बड़े घराने की इतनी अमीर औरत मुझ जैसी लड़की की बात क्यों मानेगी, जो किसी की नाजायज औलाद हो? इधिका ने कंधे उचका कर कहा। उसकी बात सुनकर मालविका को गुस्सा आया। वो कुछ रिएक्ट करती उससे पहले इधिका वहां से जाकर आकर्ष की गाड़ी में बैठ गई। गाड़ी में बैठते ही इधिका बोली, चलो चलते हैं। आकर्ष और इधिका दोनों ही बैक सीट पर बैठे थे। आकर्ष उससे बोलने जा रहा था कि अभी ड्राइवर आया नहीं है, तभी उसने देखा कि मालविका दौड़ते हुए उनकी तरफ आ रही है। आकर्ष ने जल्दी से गाड़ी लॉक की और ड्राइविंग सीट पर जाकर गाड़ी स्टार्ट कर ली। उसके इस तरह तेजी से पिछली सीट से आगे जाने पर इधिका उसकी तरफ हैरानी से देख रही थी। फिर उसकी नज़र मालविका पर पड़ी तो वो समझ चुकी थी, आकर्ष ने ऐसा क्यों किया। वो चुपचाप बैठी हुई थी। आकर्ष गाड़ी ड्राइव करते हुए बीच बीच में मिरर में इधिका को देख रहा था। इधिका की नजरें बाहर की तरफ थी। वो दिखने में काफी खूबसूरत और मासूम लगती थी, एक दुबली पतली सी नाजुक सी लड़की। आकर्ष उसके बारे में कुछ अच्छा सोचता उससे पहले उसने अपनी नजरें हटा ली थी। मुझे इसे समझाना होगा कि आगे से मेरे सामने ना आए, बस एक बार ये सब निपट जाए, आकर्ष ने मन ही मन कहा। वो इधिका को कुछ कहता उससे पहले उसकी नज़र फिर से इधिका की तरफ गई। उसको देखते ही आकर्ष ने अपना विचार बदल दिया था और फिर से ड्राइव करना शुरू कर दिया। ना जाने क्यों वो उससे सख्ती से बात नहीं कर पा रहा था। कुछ ही देर में वो सिविल अफेयर्स के ब्यूरो पहुंच चुके थे। आकर्ष गाड़ी ड्राइव कर रहा था। तभी पृथ्वी वहां पहुंचा और गाड़ी की विंडो खटखटाई। आकर्ष ने विंडो ओपन की तो पृथ्वी ने कहा, ड्राइवर ने मुझे बताया कि आप उसका इंतजार किए बिना ही निकल गए थे। सब ठीक है ना? मैं बस जीपीएस को ट्रैक करते हुए आपके पीछे आ गया था। आप यहाँ क्यों आए हो? आकर्ष की सिक्योरिटी की सारी जिम्मेदारी उसके ऊपर थी तो वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। हाँ सब ठीक है, आकर्ष ने जवाब दिया। आकर्ष ने पृथ्वी की पूरी बात का जवाब नहीं दिया था तो उसने फिर से पूछा, सर आपने बताया नहीं कि आप यहाँ क्यों आए हैं? क्या मिस इधिका सिंघानिया ने आपको इतना परेशान कर दिया कि आपको सच जानने के लिए खुद यहाँ आना पड़ा? मैंने आपसे कहा था मैं उस लड़की को संभाल लूंगा। वो अब आगे से आपको परेशान नहीं करेगी। पृथ्वी बोल रहा था तभी इधिका ने अपनी तरफ की विंडो खोली और तिरछा मुस्कुराकर कहा, मैं यहाँ हूँ, तुम्हें जो भी कहना है वो मुझसे कहो। इधिका के चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर पृथ्वी और ज्यादा चिढ़ गया। वो गाड़ी से बाहर आई। आकर्ष बोला, अंदर चलते हैं और इस किस्से को खत्म करते हैं। आकर्ष ने उन दोनों को अपने पीछे आने के लिए कहा। अब वो तीनों सिविल अफेयर्स ब्यूरो के अंदर जा रहे थे। वो जल्द ही सर्टिफिकेट लेने वाली विंडो के पास पहुंच चुके थे। आकर्ष हल्का सा झुका और वहां के क्लर्क से बोला,
एक्सक्यूज मी, मुझे आपसे कुछ पूछना है। हाँ बोलिए, क्लर्क ने काफी रुडली जवाब दिया। उसे दिन में काफी लोगों से डील करना होता था तो उसका व्यवहार थोड़ा चिड़चिड़ा लग रहा था। मुझे ये जानना था कि अगर किसी को अपना मैरिज सर्टिफिकेट लेना हो तो क्या जिनकी शादी हुई है उन दोनों का होना जरूरी है? आकर्ष ने सीधे सीधे पूछा। पिछली बार जब इधिका आई थी तब आकर्ष उसके साथ नहीं था तो इधिका को आकर्ष के बिना मैरिज सर्टिफिकेट कैसे मिल सकता था? बिल्कुल ठीक कहा, जब आप लोगों को रूल्स और रेगुलेशन पता होते हैं तो फिर आकर क्यों छानबीन करते हो? आपका भी टाइम खराब होता है और हम लोगों का भी, क्लर्क ने आकर्ष को घूरते हुए कहा। आकर्ष ने इधिका की तरफ देखा और फिर भौं उठाकर बोला, अब पता चला मुझे तुम पर शक क्यों हो रहा था। मेरे बिना तुम्हें मैरिज सर्टिफिकेट मिल गया? मिलना ही था। तुमने नकली जो बनवाया था। एक बार सच्चाई साबित हो जाने दो, फिर मैं तुम्हारे खिलाफ मुझे मेंटली हैरेस करने, स्टॉक करने और मेरा टाइम खराब करने के लिए लीगल एक्शन लेने वाला हूँ। हाँ, तभी इसे पता चलेगा कि ये किसके साथ पंगा ले रही थी, पृथ्वी ने तिरछा मुस्कुराकर कहा। उन्हें लगा उनकी बातें सुनकर इधिका डर जाएगी और उन्हें वहां से जाने को कहेगी, लेकिन वो बेपरवाही से वहां खड़ी थी। आकर्ष ने उसे देखकर सिर हिलाया और फिर क्लर्क को अपना मैरिज सर्टिफिकेट देते हुए कहा, क्या आप इसे चेक करके बता सकते हैं कि ये असली है या नहीं? क्लर्क ने उसके हाथ से सर्टिफिकेट लिया और उसे देखने लगा। इस वक्त आकर्ष और पृथ्वी के दिल की धड़कनें बढ़ी हुई थी तो वहीं इधिका वहां बिना किसी हिचकिचाहट के खड़ी थी। CH-30 मुझे तलाक चाहिए। इधिका के बहुत ज्यादा जिद करने पर आकर्ष उसके साथ सिविल अफेयर्स ब्यूरो आया था। वहां जाकर आकर्ष ने क्लर्क से कुछ पूछताछ की और फिर उसे अपना सर्टिफिकेट दे दिया। क्लर्क जब तक उनकी डिटेल्स कंप्यूटर में डालकर चेक कर रहा था तब तक आकर्ष और पृथ्वी दोनों एकटक उसे ही देख रहे थे। फिर आकर्ष की नजर इधिका पर गई, जो कि बेपरवाह खड़ी थी। आकर्ष ने गहरी सांस लेकर बिल्कुल धीमी आवाज में कहा, मैं कुछ ज्यादा ही स्ट्रेस तो नहीं ले रहा। मुझे क्यों डर लग रहा है? ये लड़की झूठ बोल रही है। मैंने कभी इससे कोई शादी नहीं की है। इसके चक्कर में मेरी एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग भी मिस हो गई। पृथ्वी ने आकर्ष के चेहरे की तरफ देखा तो उसके एक्सप्रेशन देखकर समझ गया वो क्या सोच रहा था। पृथ्वी ने उसे तसल्ली देने के लिए कहा, डोंट वरी सर, मैंने लॉयर से बात कर ली है। वो अपनी तरफ से केस तैयार कर रहा है। मिस सिंघानिया ने पिछले दिनों आपको जिस तरह से परेशान किया था उन सब की CCTV फुटेज भी निकाल ली गई है। आकर्ष ने उसकी बात पर हामी भरी। वो दोनों आपस में बातें कर रहे थे। तभी उन्हें क्लर्क की एक रूखी और तेज आवाज सुनाई दी, ये पूरी तरह असली है। क्लर्क ने अपनी तरफ से इस बात की पुष्टि कर दी थी। उनका मैरिज सर्टिफिकेट 100% सही था। आकर्ष और पृथ्वी हैरानी से क्लर्क की तरफ देख रहे थे। उनके चेहरे के एक्सप्रेशंस ऐसे थे मानो उनके पैरों तले जमीन खींच ली गई हो। पृथ्वी हड़बड़ा कर बोला, एक बार फिर से चेक कर लीजिए, हो सकता है आपने गलत डाटा डाला हो। पृथ्वी की बात सुनकर क्लर्क और चिढ़ गया। वो हल्की तेज आवाज में बोला, क्या बकवास कर रहे हैं आप? हम यहाँ दिन रात काम करते हैं। कोई मजाक नहीं चल रहा। शादी का मामला है। मैंने हर एक डिटेल अच्छे से डाली है और इन दोनों की शादी हो चुकी है तो मैं क्यों झूठ बोलूंगा। चाहे तो जिस दिन उनकी शादी रजिस्टर हुई थी उस दिन के पेपर देख लीजिए। दोनों के साइन मिल जाएंगे आपको। क्या? दोनों के साइन? पृथ्वी ने हैरानी से पूछा। आकर्ष और इधिका दोनों एक साथ बोले, मुझे उन पेपर्स को अभी इसी वक्त देखना है। आकर्ष और इधिका ने उसके बाद एक दूसरे की तरफ देखा और तुरंत ही अपनी नजरें दूसरी तरफ कर ली थी। क्लर्क खड़ा हुआ और गहरी सांस लेकर बोला, ठीक है, मैं उन्हें ले आऊंगा लेकिन मुझे थोड़ा टाइम लगेगा। वैसे आप दोनों के बीच की केमिस्ट्री काफी अच्छी लग रही है।
पति पत्नी के बीच में ये केमिस्ट्री होना जरूरी होता है। क्लर्क के जाने के बाद आकर्ष और रिधिका एक दूसरे से नजरें चुरा रहे थे। पृथ्वी को तो अभी तक यकीन नहीं हो रहा था कि आकर्ष और रिधिका सच में शादीशुदा है। लगभग 15 मिनट बाद क्लर्क एक फाइल के साथ पहुंचा और उन लोगों को उनका मैरिज रजिस्ट्रेशन पेपर दिखाया। रिधिका ने उसमें अपने साइन को देखा और मन ही मन कहा, ये तो मेरी ही सिग्नेचर है। फिर मुझे याद क्यों नहीं आ रहा कि मैं यहाँ कब आई थी और इस इंसान से कब शादी की थी। आकर्ष भी अपने सिग्नेचर को देख रहा था। पृथ्वी ने उससे कहा, मैं काफी सालों से आपके लिए काम कर रहा हूँ। नींद में उठकर भी कोई आपके साइन दिखाकर पूछेगा तो बता सकता हूँ कि कौन से असली है और कौन से जाली। ये आप ही के साइन है सर। मुझे दिख रहा है पृथ्वी, आकर्ष थोड़ा चिढ़कर बोला। अपनी शादी का सच सामने आते ही रिधिका और आकर्ष दोनों ही परेशान हो गए थे। रिधिका ने क्लर्क से कहा, अगर आप बुरा ना मानो तो क्या हम उस दिन की फुटेज देख सकते हैं? हम इसके लिए आपको एक्स्ट्रा पे कर देंगे। हम लोग 6 महीने से ज्यादा की फुटेज नहीं रखते हैं। फिर आपकी शादी तो 2 साल पुरानी है। कुछ हुआ है क्या जो इतने सबूत मांगे जा रहे हैं? क्लर्क ने भौं उठाकर पूछा। क्या सच में ये शादी असली ही है ना? रिधिका ने कंफर्म करने के लिए एक बार फिर से पूछा। कितनी बार बताऊं कि जब तक दूल्हा दुल्हन यहाँ पर मौजूद नहीं होते तब तक शादी नहीं की जा सकती। आपके साइन है, आप लोगों ने अपने साइन को पहचान लिया है तो शादी भी असली ही होगी ना? क्लर्क ने फिर से वही रटी रटाई वापस बोल दी थी। आकर्ष, रिधिका या पृथ्वी तीनों में से ही आगे कोई कुछ नहीं बोला और मायूस चेहरे के साथ बाहर की तरफ आ गए थे। आकर्ष को तो अभी भी यकीन नहीं हो पा रहा था कि रिधिका उसकी पत्नी है। तीनों के बीच एक खामोशी छाई हुई थी जिसे तोड़ते हुए पृथ्वी ने पूछा, सच तो सामने आ गया है, अब आगे क्या करना है सर? मुझे डिवोर्स चाहिए। आकर्ष और रिधिका एक बार फिर से एक साथ बोले। उन दोनों को ऑकवर्ड फील ना हो इसलिए पृथ्वी जल्दी से बोला, आप दोनों ही डिवोर्स के फेवर में हैं तो मैं लॉयर से बात कर लेता हूँ। क्या अभी डिवोर्स करवाना चाहते हो या थोड़ा रुकना चाहते हो? मुझे पहले डिवोर्स करवाना है, रिधिका ने जल्दी से कहा, मानो वो शादी साबित करने से ज्यादा तलाक लेने का इंतजार कर रही थी। ठीक है, तो फिर हम लॉयर से बात करके अपनी अपनी तरफ से डिवोर्स फाइल कर देते हैं। हमारी जो भी शर्त होगी उसके बारे में हमारे लॉयर्स आपस में बात कर लेंगे। आकर्ष ने रिधिका की तरफ देखकर कहा, जिस पर उसने हाँ में सिर हिला दिया। तुम्हारे पास लॉयर को देने के लिए फीस है, पृथ्वी ने रिधिका का मजाक बनाते हुए कहा। रिधिका अब तक उसे अलग अलग जगह पार्ट टाइम जॉब करती हुई ही दिखाई दी थी तो उसके हिसाब से रिधिका के पास ना तो कोई परमानेंट जॉब थी और ना ही पैसे। आकर्ष भी उसकी बात से सहमत था पर वो इस मामले में रिधिका की कोई मदद नहीं कर सकता था। रिधिका ने बात को टालने के लिए कहा, खैर छोड़िए, इस बारे में बात नहीं करते हैं मिस्टर राजवंश। मुझे आपका प्राइवेट नंबर चाहिए ताकि जब भी आपसे इस बारे में बात करनी हो तो मुझे दिक्कत ना हो। आकर्ष ने उसकी बात पर हाँ में सिर हिलाया और अपना मोबाइल निकाला। रिधिका भी अपने मोबाइल स्क्रीन खोलकर उसके पास खड़ी थी। जैसे ही आकर्ष ने अपने नंबर बताए और रिधिका ने उन्हें टाइप किया तो उसका कांटेक्ट खुल गया था जो रिधिका ने पहले ही सेव कर लिया था। क्यूट दादी का लापरवाह पोता। आकर्ष ने अपने नंबर देखे जो रिधिका ने इस नाम से सेव कर रखे थे। रिधिका जबरदस्ती मुस्कुराकर बोली, वो मुझे पहले तुम्हारा नाम पता नहीं था ना, इसलिए गलती से हुआ, मैं इसे अभी बदल लेती हूँ। रिधिका ने अपने मोबाइल स्क्रीन को थोड़ा सा टेढ़ा किया और आकर्ष का नाम चीकू के नाम से सेव कर लिया था। नंबर सेव करने के बाद रिधिका ने आकर्ष से कहा, ये भी तो हमारा मिलना लगा रहेगा, चलती हूँ, बाद में मिलेंगे। इतना कहकर उसने जल्दी से अपने लिए टैक्सी ली और वहां से चली गई। रिधिका के जाने के बाद पृथ्वी जल्दी से बोला, मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा वो लड़की आपकी वाइफ है। मतलब वो सच बोल रही थी, आप दोनों सच में शादीशुदा हैं सर। आकर्ष को पहले से ही गुस्सा आ रहा था, ऊपर से पृथ्वी की बात उसके गुस्से की आग में घी का काम कर रही थी।
उसने बात बदलते हुए सख्त अंदाज में कहा, मुंबई के सबसे फेमस और बड़े डिवोर्स लॉयर को हायर करो। मुझे जल्द से जल्द उस लड़की से अलग होना है, इससे पहले कि ये न्यूज़ पब्लिक हो। ठीक है, मैं ऐसा ही करता हूँ, पृथ्वी बोला। बातें करते हुए आकर्ष और पृथ्वी गाड़ी की तरफ बढ़ रहे थे। आकर्ष बिल्कुल शांत था तो वहीं पृथ्वी बोला, लड़की काफी तेज निकली सर, काफी सोच समझकर प्लान किया है उसने सब कुछ। पहले आपके साथ शादी साबित करने में लगी रही और अब जब सच सामने आ गया तो जल्दी से जल्दी डिवोर्स लेना चाहती है। पक्का डिवोर्स के जरिए आपकी आधी प्रॉपर्टी लेने की कोशिश करेगी, वो भी एक अच्छा लॉयर हायर करने वाली है। हालांकि उसके पास इसके लिए पैसे ना ही हो, डिवोर्स में अच्छी खासी रकम मिल ही जाएगी। उससे डिवोर्स का खर्चा तो आराम से निकल ही जाएगा। पृथ्वी लगातार इधिका की बुराइयां किए जा रहा था। गाड़ी में बैठते ही पृथ्वी बोला, डिवोर्स लॉयर से मैं पहले ही बात कर लूंगा और ये कंफर्म कर लूंगा कि उसे एक फूटी कौड़ी भी ना मिले। वहीं दूसरी तरफ इधिका टैक्सी में थी। वो दिशांक के साथ कॉल पर थी। उसने कहा, अच्छे लॉयर को हायर करो दिशांक, और उसे बोल देना कि शर्तों में सबसे पहले यही होना चाहिए कि उसे मेरी प्रॉपर्टी से कुछ नहीं मिलेगा। आजकल कोर्ट काफी स्ट्रिक्ट हो गया है और वो हस्बैंड और वाइफ दोनों की प्रॉपर्टी का बंटवारा कर देता है। मैं नहीं चाहती कि मेरी मेहनत की कमाई उस आकर्ष राजवंश जैसे घमंडी इंसान के पास जाए। हाँ ठीक है, वो मैं कर लूंगा, दिशांक ने जवाब दिया। फिर वो कुछ पल रुक कर बोला, तो सच में आप उसके साथ शादीशुदा हैं? ऐसे कैसे हो सकता है कि आप दोनों को ही कुछ याद नहीं है? दादी को अल्जाइमर है, लेकिन कहीं आप लोग भी डिमेंशिया के शिकार तो नहीं हो रहे हैं? आपको टेस्ट करवा लेने चाहिए। इधिका को इस वक्त बहुत गुस्सा आ रहा था। वो गहरी सांस लेकर बोली, क्या लगता है दिशांक? कोई लव स्टोरी चल रही है जहां अचानक से एक पति टपक गया और याद नहीं कहां से आया। दिशांक उसकी बात सुनकर हल्के से हंसा और मजाकिया लहजे में बोला, हाँ ये एक लव स्टोरी तो नहीं है, लेकिन फिर भी सब कुछ काफी रोमांटिक लग रहा है। कितना अच्छा होता जो सिविल अफेयर ब्यूरो वाले मेरे लिए एक खूबसूरत सी लड़की भेज दे, अमीर ना हो तो भी चलेगी पर सुंदर होनी चाहिए। इधिका उसकी बातों का जवाब नहीं दे रही थी। वो थोड़ा इरिटेट फील कर रही थी क्योंकि उसे कुछ याद नहीं आ रहा था। इधिका ने आह भरते हुए कहा, हम दोनों को ही याद नहीं है, लेकिन एक शख्स ऐसा है जिसे थोड़ा ही सही कुछ याद है। और आप किसकी बात कर रही हैं? दिशांक ने चौंकते हुए पूछा। मैं मिसेस वसुधा राजवंश की बात कर रही हूँ। मुझे लगता है उन्हें थोड़ा बहुत कुछ याद है, लेकिन अपनी बीमारी के चलते वो भूल गई है, इधिका ने जवाब दिया। हाँ, उन्हें अल्जाइमर है और हम कुछ कर भी नहीं सकते, दिशांक ने अफसोस जताते हुए कहा। अचानक इधिका को कुछ याद आया तो वो दिशांक से बोली, अच्छा जो अल्जाइमर के लिए मेडिसिन्स बन रही है, क्या उनके टेस्ट रिजल्ट आ गए हैं? हमें इस मामले में जल्दी करनी होगी वरना देर हो जाएगी। आप क्या बोल रही है? मुझे समझ नहीं आ रहा है, दिशांक कंफ्यूज होकर बोला। अचानक इधिका ने बात तो बदल दी कि वो किस बारे में बात कर रही थी। अब दिशांक को वो भी नहीं समझ आया। खैर छोड़ो, मुझे इस वक्त थोड़े आराम की जरूरत है। डिवोर्स लॉयर से बात कर लेना, इधिका ने इतना ही कहा और कॉल कट कर दिया। इधिका वहां से सीधे अपने घर पहुंची। उसे आज घर थोड़ा खाली लग रहा था क्योंकि वहां वसुधा नहीं थी। इसलिए कई दिनों से वो वसुधा के साथ रह रही थी तो इधिका को उनके साथ रहने की आदत हो गई थी। इधिका जैसे ही अपने बेडरूम में गई, उसकी नजर सामने बेड पर बैठी वसुधा राजवंश पर गई, जिन्होंने अपने साथ में एक बड़ा सा सूटकेस ले रखा था। वसुधा इधिका को देखकर मुस्कुराते हुए बोली, बहू तुम आ गई हो, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। इस बार मैं काफी सारे कपड़े और अपना सारा सामान लेकर आई हूँ, तो मुझे वहां नहीं जाना पड़ेगा। वसुधा को अचानक अपने सामने देखकर इधिका के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आई और वो दौड़कर उनके गले लग गई।
दादी को भले ही कुछ याद ना रहता हो, लेकिन वो इधिका की काफी अच्छे से केयर करती थी। इतने सालों तक इधिका ने जिस प्यार को मिस किया था, वो उसे वसुधा के रूप में मिल गया था। वहीं दूसरी तरफ मुंबई के सबसे बड़े लॉ फर्म में वहां के दो बड़े फेमस वकीलों को इधिका और आकर्ष के तलाक के लिए हायर किया गया था। डिवोर्स लेने वालों के नाम अभी हाइड रखे गए थे। दोनों लॉयर आपस में बैठकर इस केस पर डिस्कशन कर रहे थे। उनमें से एक हंसकर बोला, अजीब शर्तें हैं दोनों की, दोनों अपने पैसों से एक आना भी एक दूसरे को नहीं देना चाहते। हाँ, दोनों एक दूसरे से बहुत नफरत करते होंगे। हमें क्या, उनकी शर्तों देखकर लग रहा है कि दोनों ही पैसे वाले हैं और हमें पैसे कमाने से मतलब है। चलो उनके हिसाब से क्लोज बनाकर इन्हें भेजते हैं, दूसरे लॉयर ने मुस्कुराकर जवाब दिया। उन्होंने अपना काम करना शुरू कर दिया था। वहीं दूसरी तरफ सिविल अफेयर्स ब्यूरो से लौटने के बाद आकर्ष अपने ऑफिस में बैठकर काम कर रहा था। तभी उसके पास घर से वसुधा की केयरटेकर का कॉल आया। उसने बताया कि वो फिर से सामान लेकर अपने पोते की बहू के पास चली गई है। आकर्ष ने गहरी सांस ली और बोला, अब तो उसे समझ जाना चाहिए कि दादी को रेगुलर चेकअप की जरूरत होती है। फिर भी उसने दादी को अपने साथ आने दिया। अजीब लापरवाह लड़की है। आकर्ष को गुस्सा आ रहा था। उसने इधिका को कॉल करने के लिए अपना मोबाइल निकाला। तभी इधिका की चैट को उसने खोल लिया था। आकर्ष को अब बहुत अजीब फीलिंग आ रही थी। पहले उसे इधिका से बात करना अच्छा लगता था। वो उसे किसी दोस्त की तरह लगती थी। अब वो उसे मैसेज करने में काफी अनकंफर्टेबल हो रहा था। यकीन नहीं हो रहा ये लड़की वही है जो मुझे अच्छी लगने लगी थी। मैंने इसे अपना दोस्त समझा था और ये मुझसे मेरी ही बुराइयां किए जा रही थी। उस दिन होटल में मैंने उसे कमरे से बाहर निकाला था और बाहर आकर उसने अपनी सारी भड़ास मुझ पर ही निकाल दी थी। मुझसे मेरी ही शिकायत किए जा रही थी और मैं बेवकूफ की तरह खुद की बुराई कर रहा था। आकर्ष ने सिर हिलाकर कहा। आकर्ष का इधिका से बात करना जरूरी भी था और आकर्ष उसे मैसेज भी नहीं कर पा रहा था। तभी इधिका का मैसेज आया। उसने लिखा था, मिस्टर राजवंश, मैं आपको अपनी तलाक की सारी की शर्तें भेज रही हूँ। आप प्लीज जिस कॉलम में एलिमनी और शादी के बाद जो भी मेंटेनेंस दिया जाता है उसे सेक्शन को गौर से पढ़ लीजिएगा। मुझे उसमें कोई ढील नहीं चाहिए। मैसेज पढ़ने के बाद आकर्ष को और गुस्सा आने लगा। वो बोला, ओह, तभी इस लड़की को मुझे जल्दी तलाक चाहिए था। मेरा शक सही निकला। ये पैसों के लिए मुझसे डिवोर्स लेना चाहती थी। आकर्ष ने बिना पढ़े ही गलत राय बना ली थी। आकर्ष कुछ करता उससे पहले पृथ्वी इसके केबिन में आया। वो हल्का हांफते हुए बोला, सर, मैंने आप दोनों की शादी के सच के बारे में पता लगा लिया है।